हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग द गॉड स्लेयर की सेकंड वीडियो को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले मैं तुम लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैंने 0 चैप्टर छोड़ दिया था। अब देखो, इसमें गलती मेरी भी नहीं है क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ज्यादातर 0 चैप्टर इंट्रोडक्शन होते हैं, इसीलिए उन्हें स्किप करना पड़ता है। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये चैप्टर जुड़ा होगा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं 0 चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद सेकंड वीडियो शुरू करूंगा। तो 0 चैप्टर की शुरुआत में हमें बताया जाता है इंसानी दुनियाएं और भूमि की सीमाएं और स्वर्ग, ये तीनों दुनियाएं जड़ों से जुड़ी हुई हैं, जो तीनों दुनियाओं में शांति बनाए हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनकी शांति टूटती जाएगी, और ये शांति तब टूट जाएगी जब अचानक से खतरा आएगा। जिसके बाद हम लोग हेवन को देखते हैं, जहाँ पे एक मिस्टीरियस डार्क एनर्जी ने हमला कर दिया था और वो पूरे हेवन में एक प्लेग यानी कि महामारी की तरह फैल रहा था और केओस फैला रहा था। और केओस का मतलब मैंने पहले भी बताया है, एक ऐसी स्थिति जहाँ पे महामारी चलती हो या फिर उसे संभाल पाना मुश्किल हो। जिसके बाद हम लोग हेवन की आर्मी की आखिरी टुकड़ी को देखते हैं, जो अपने जनरल को बताते हैं कि चारों दिशाओं से द टियान गेट टूट चुका है और उनके ऊपर हमला हो रहा है। लेकिन उनका जनरल उनसे कहता है कि हम लोग हेवन की आखिरी उम्मीद हैं और हम किसी भी तरह के केओस को हेवन के अंदर नहीं आने दे सकते हैं, और जो कोई भी ऑर्डर के खिलाफ जाएगा या पीछे हटेगा उसकी गर्दन काट दी जाएगी। और भले ही वो सारे लोग आज यहाँ पे मारे जाएंगे, लेकिन वो सभी लड़ते हुए मारे जाएंगे। इसके बाद हेवनली आर्मी के लोग अपनी तीरंदाजी शुरू करते हैं और अपने एनिमी के ऊपर तीर चलाना शुरू करते हैं, लेकिन उन तीनों का असर उनके एनिमी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि 2 सोल्जर्स के नीचे से एक शैतानी हाथ आता है जो उन्हें पकड़ लेता है। जिसके बाद हम लोग उनके एनिमी को देखते हैं, जिसकी पहचान हमें नहीं बताई जाती है, लेकिन वो बंदा कहता है कि ये फीलिंग काफी कमाल की है, इतने सालों बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा है। जिसके बाद वो बंदा अपने शैतानी हाथ को फिर से समन करता है और सोल्जर्स को मारने लगता है। जिसके बाद सोल्जर्स के अंदर निराशा छाने लगती है कि वो लोग कभी भी इतनी ताकतवर एनर्जी को नहीं हरा पाएंगे। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि आसमान से एक भाला उड़ते हुए आता है, जो कि उस पूरे शैतानी हाथ को एक झटके में मिटा देता है। और ये भाला एक हेवनली वेपन है जिसको चाइनीज गॉड इस्तेमाल करता है, जिसका नाम है ईआर लॉन्गशन। ईआर लॉन्गशन उन लोगों से कहता है, क्या तुम लोगों ने पहले ही अपनी हार ऐसे लिख ली है? और हम लोग देखते हैं कि लॉन्गशन के साथ हमारा गांव भी था, जिसको हम लोग अभी के लिए सौ टियान कहेंगे। लॉन्गशन कहता है, मुझे नहीं पता था कि ये केओस इतनी जल्दी हेवन के अंदर घुस जाएगा, और यहाँ तक कि ये तो इन्हें हराने की कगार पे आ गया है। तभी सौ टियान लॉन्गशन से कहता है कि कोई चीज हमारी तरफ आ रही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उनकी तरफ मास्टर गुआन की जिन मूर्ति आ रही थी, जिससे हेवन के सोल्जर्स को लगता है कि मास्टर गुआन उनकी मदद करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन लॉन्गशन इस बात को जानता था कि ये बस एक चाल है। जिसके बाद मास्टर गुआन की मूर्ति अपने सोल्जर्स के ऊपर यानी कि हेवन के सोल्जर्स के ऊपर ही अटैक करने लगती है। लेकिन हम लोग लॉन्गशन को देखते हैं, जिसने अपनी तीसरी आंख खोल ली थी, और वो कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस तरह की ताकत मेरी थर्ड आई के सामने टिक पाएगी? आई ऑफ रीबर्थ। इसके बाद लॉन्गशन वहां पे लॉ ऑफ नेचर की ताकत का इस्तेमाल करता है और मास्टर गुआन की मूर्ति के ऊपर हमला करता है। लेकिन वहां पे एक अजीब सा इत्तेफाक होता है, क्योंकि मास्टर गुआन की मूर्ति के अंदर एक पोर्टल बन जाता है जो कि लॉन्गशन के भाले को अपने अंदर खींचने लगता है। यहाँ तक कि जो लॉन्गशन की पावर भी वो सोखने लगता है। हम लोग सौ टियान को देखते हैं, जो उस मूर्ति से कहता है कि उसे जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन नोच लूंगा। लेकिन लॉन्गशन उसे वहां पे आने से मना करता है और वो सौ टियान से कहता है कि मैं अब सब कुछ समझ गया हूँ, इस केओस का असली मकसद क्या है और क्यों हेवन के गॉड्स इसके खिलाफ नहीं जीत सकते हैं। जिसके बाद लॉन्गशन सौ टियान से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है जो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे पूरा करो। लेकिन सौ टियान उससे कहता है कि मैं जिस यांग जियान को जानता था तुम वो नहीं हो, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा, और तुम लोग नाम को लेके कंफ्यूज मत होना, क्योंकि लॉन्गशन गॉड नेम हो सकता है और यांग जियान असली नाम हो सकता है। सौ टियान लॉन्गशन से आगे कहता है कि तुम अगर इसे नहीं हरा सकते हो तो मुझे जाने दो, भले ही चाहे ये कितनी बड़ी ताकत क्यों ना हो, मैं इसे काट के खा जाऊंगा और डिवावर कर लूंगा। लॉन्गशन उससे कहता है, मुझे पता है तुम बहुत विशाल डीमन हो, इसीलिए मैं तुम्हें हेवन में लेके आया था, लेकिन तुम्हारी बॉडी डिवाइन पावर को कंटेन नहीं कर सकती है, इसीलिए तुम्हें किसी को ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद लॉन्गशन सौ टियान की सील को भी ओपन कर देता है और सौ टियान उससे कहता है, जो मैं इतने सालों तक अपनी बेइज्जती करवा रहा था, क्या वो खत्म होने वाली है? लेकिन हम लोग देखते हैं कि आसमान से एक बड़ा सा घूंसा आता है जो कि सौ टियान के ऊपर पड़ता है और सौ टियान नीचे इंसानी दुनिया में चला जाता है। इसके बाद लॉन्गशन कहता है कि शायद यही एक रास्ता है जिससे गॉड्स को गिरने से बचाया जा सकता है और तीनों दुनियाओं में शांति फिर से लाई जा सकती है, क्योंकि मैंने अपनी आखिरी बची हुई ताकत का इस्तेमाल करके आई ऑफ रीबर्थ का इस्तेमाल करके फ्यूचर को देखा है, और शायद वही एक अकेला इंसान है जो सब कुछ फिर से ठीक कर सकता है। और इस केओस की पावर को रोकने के लिए तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड में रहना पड़ेगा और उस पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जो इन तीनों दुनियाओं की डेस्टिनी को चेंज कर सकता है। और हमारा 0 चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो अब तो तुम लोगों को अब तक तो अंदाजा लग ही गया
गया होगा कि आसमान से जो उम्मीद की किरण बिमिंग के ऊपर गिरी थी वो इस तरह से गिरी थी। जिसके बाद हमारा फर्स्ट वीडियो शुरू हुआ था। तो ये मेरी गलती थी, तो उसके लिए माफी मांगता हूँ और अगली बार से नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं हमारी एक्चुअल सेकंड वीडियो को। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गांव ने बिमिंग की बॉडी उससे छीन ली थी और उसको अपने कॉन्शियस वर्ल्ड के अंदर बंद कर दिया था। जिसके बाद बिमिंग ने उसे कहा था कि मैंने तुम्हें भरोसा किया था, लेकिन फिर भी तुमने मुझे धोखा दे दिया। हालांकि जो समय हमने एक साथ बिताया था वो इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा करने का फैसला किया। जिसपे गांव उससे कहता है क्या तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी हिम्मत है कि तुम ये कह सकते हो कि तुम्हें आजादी डिजर्व करते हो? तो फिर जरा मुझे ये बताओ कि किसने मेरे गले के अंदर ये घटिया चेन डाली है और किसने मेरी आजादी मुझसे छीन ली है? बिमिंग उसे कहता है मुझे पता है कि मैं नादान हूँ, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई है, अगर कुत्ता अच्छे से बिहेव नहीं करता है तो इसमें मास्टर की गलती होती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि बिमिंग जिन चेनों में बंधा था वो टूटने लगती हैं। गांव अपने मन में सोचता है कि ये ऐसा कैसे कर सकता है, मैंने तो उसे कोई भी पावर भी नहीं दी है, तो क्या ये पावर उसी के साथ है? जिसके बाद हम देखते हैं कि बिमिंग उन चीनों को तोड़ देता है। जिसके बाद बिमिंग गांव की तरफ बढ़ते हुए उससे कहता है कि अब बारी है तुम्हें अच्छे से ट्रेन करना और पालतू बनाने की। गांव अपने मन में सोचता है कि इसके पास इतनी शक्तिशाली ताकत कैसे हो सकती है, लेकिन वो बिमिंग से कहता है लड़के इतना जंगली एक्ट मत करो, तुम्हारे पास पूरे 10,000 साल हैं क्योंकि ये मेरा इलाका है। इसके बाद बहुत से डीमंस बिमिंग के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन बिमिंग वहाँ पे डिवाइन पावर का इस्तेमाल करता है और उन सभी को एक ही झटके में मार देता है। गांव से पूछता है कि तुम्हारे पास ये डिवाइन पावर कैसे हो सकती है? बिमिंग उससे कहता है कैसी डिवाइन पावर, तुम जरा मेरे पास तो आओ, मैं तुम्हें अच्छे से सिखाता हूँ। गांव अपने मन में सोचता है ये डिवाइन पावर तो लॉन्ग सन की है, लेकिन इस अपाहिज का लॉन्ग सन के साथ क्या रिश्ता हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल होगा। इसके बाद गांव बिमिंग से कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी ताकत कहाँ से आ रही है, लेकिन तुम मेरे इलाके के अंदर हो, यानी डिवोवर वॉइड के अंदर। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने बुद्धा और गॉड को डिवोवर किया था और उन सारे डीमंस को डिवोवर किया था? मैंने तो बस उन्हें बड़ी आसानी के साथ डिवोवर वॉइड के अंदर कैद करके रखा है। और वॉइड के बारे में मैंने पहले भी बताया है, जो गूगल से देख के बताया था। वॉइड का मतलब होता है शून्य, यानी कि अनंत। और डिवोवर वॉइड को बुद्धा और गॉड नहीं तोड़ पाए तो तुम किस खेत की मूली हो, तुम अपनी सारी जिंदगी यहीं पे बिताओगे, यहाँ पे कभी भी बूढ़े होके नहीं मरोगे। और तुम्हें तो मुझे शुक्रिया कहना चाहिए क्योंकि इंसान इसी चीज के तो पीछे पड़े रहते हैं। उसे कहता है क्या तुम मेरे IQ का मजाक उड़ा रहे हो? अगर मैंने तुम्हारी बात के ऊपर विश्वास कर लिया तो फिर मैं बेवकूफ कहलाऊंगा। गांव से बताता है नहीं यार, मैं इस बार सच बोल रहा हूँ। जिसके बाद बिमिंग गांव के ऊपर हमला कर देता है। बिमिंग उसके ऊपर पंच मारता है, तब गांव वहाँ से गायब हो जाता है और वो जाते हुए बिमिंग से कहता है कि चिंता न करो, मैं तुम्हें कोई भी मौका नहीं दूंगा, अब तुम्हारी बॉडी मेरी हो गई है और तुम अपनी सारी जिंदगी यहीं पे बिताओगे, लेकिन मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। गांव की बॉडी के अंदर सच में हेवन के सन और मून को देखते हैं और बिमिंग डिवोवर वॉइड के अंदर बस चलता चला जा रहा था और वो अपने मन में सोचता है क्या इसका अंत कभी भी नहीं होगा, क्या मैं अपनी सारी जिंदगी यहीं पे बिताऊंगा, क्या मैं हमेशा के लिए यहीं पे फंसा रहूंगा। इसके बाद बिमिंग हार मान के नीचे गिर जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैं बस एक ही चीज के बारे में उम्मीद कर सकता हूँ कि वो गांव यूवर को सेफ रखे, यानी कि सुयु को। बिमिंग को किसी की आवाज सुनाई देती है। बिमिंग उठ के बैठ जाता है और वो खुद से कहता है कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा है। देखते हैं कि बिमिंग के सामने एक खरगोश था जो जमीन के अंदर दबा हुआ था और वो बिमिंग से कहता है कि तुम्हारी बॉडी का स्ट्रक्चर काफी अलग है और तुम काफी हैंडसम और सेक्सी हो, इसलिए क्या तुम मेरे ऊपर एहसान कर सकते हो और मुझे बाहर निकाल सकते हो? मन में सोचता है कि यहाँ पे एक खरगोश है जो सच में बोल रहा है। जिसके बाद बिमिंग उस रैबिट से कहता है कि मैंने सिर्फ मूली बाहर निकाली है, इसीलिए खरगोश बाहर निकालने का मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। और बिमिंग पहले ही धोखा खा चुका था, इसीलिए वो समझ जाता है कि ये भी एक डीमन है, इसीलिए वो पहले हालातों को समझने के बारे में पहले सोचता है। पूछता है क्या तुमने खुद अपने आप को इसमें गाड़ लिया है? वो रैबिट उसे बताता है कि वो एक जेड रैबिट है जो कि मून पैलेस से है और पैलेस में उसकी गॉडेस कैंग जो कि मून गॉडेस है वो उसके साथ ही वहीं पे रहता था, लेकिन अचानक से वहाँ पे गाँव आया और वो पूरे मून को ही डिवोवर कर गया, जिसके चलते आधा मून तो यहाँ नीचे गिर गया और आधा अभी भी लटका हुआ है। हैरान होकर कहता है कि अगर ये सच में मून का आधा बचा हिस्सा है तो फिर मैं वो पहला इंसान हुआ जिसने मून के ऊपर कदम रखा है। रैबिट उससे कहता है कि इस चीज को मारो गोली और मुझे बाहर निकालो। बिमिंग उससे कहता है तुम तो डीमन हो तो फिर मुझे तुम्हारी मदद क्यों करनी चाहिए? जब तुम बाहर आ जाओगे फिर तो तुम मुझे खा लोगे। वो खरगोश उससे कहता है कि इस स्पेस में कोई भी नहीं मरता है, इसीलिए डीमन, गॉड और इंसान तीनों एक बराबर हैं। फिर वो खरगोश बिमिंग से कहता है कि तुम मेरी मदद करो और फिर मैं तुम्हारी एक इच्छा को पूरी करूंगा और यहाँ तक कि मैं तुम्हें अपनी बहन से भी मिलवा सकता हूँ। बिमिंग उससे कहता है कि इसे भूल जाओ, हम सभी एक ही जगह के मारे हैं, इसीलिए एक दूसरे की मदद करते हैं।
इसके बाद बिमिंग उसके कानों को पकड़ता है तो वो खरगोश ढीला पड़ जाता है। इसके बाद वो खरगोश बिमिंग को बताता है कि उसके कान काफी सेंसिटिव हैं। जिसके बाद बिमिंग उसके सर को पकड़ता है और खींच के बाहर निकालने लगता है, लेकिन वो रैबिट कुछ ज्यादा ही नीचे दबा हुआ था, इसीलिए बिमिंग को भी निकालने में काफी दिक्कत होती है। लेकिन जब बिमिंग अपनी जान पूरी तरीके से लगा देता है तब वो आखिरकार उस खरगोश को बाहर निकाल लेता है। लेकिन जब वहां से धुआं हटता है तब हम लोग देखते हैं कि वो खरगोश एक मर्द खरगोश था, क्योंकि उसके 6 पैक एब्स थे। और वो खरगोश बिमिंग से कहता है कि चलो मुझे अपनी एक इच्छा बताओ। बिमिंग उससे कहता है इच्छा गई तेल लेने, पहले ये बताओ कि तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा सर इतना अलग अलग क्यों है। वो खरगोश बताता है कि उसकी बॉडी काफी टाइम से मिट्टी में दबी हुई थी, इसीलिए वो लगातार स्ट्रगल करती जा रही थी और उसी के चलते उसकी बॉडी इतनी मस्कुलिन हो गई। बिमिंग अपने मन में सोचता है कहीं मैंने गलत इंसान को तो नहीं चुन लिया है, ये तो अपनी भी मदद नहीं कर सकता था, मेरी क्या खाक करेगा। जिसके बाद बिमिंग उससे कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वर्ड को कैसे तोड़ा जाए। जिसपे वो खरगोश दूसरी तरफ चेहरा करके कहता है क्या मैंने कुछ कहा था तुमसे अभी। बिमिंग उससे कहता है कि जरा बताओ तो कैसे तोड़ा जाएगा। जिसपे वो खरगोश उसे बताता है कि ऐसा करना नामुमकिन है कि वर्ड को तोड़ा जा सके, यहाँ तक कि हजारों सालों तक भी कोई ऐसा नहीं कर पाया है। बिमिंग उसे कहता है लेकिन तुमने कहा कि अभी एशियन टाइम से, इसका मतलब है कि कोई यहाँ से निकल के गया था। वो खरगोश उसे बताता है कि हाँ, यहाँ से कोई एक बच के निकल गया था जिसने हजारों गॉडेस और फेरिस को अपना दिल में फंसाया है, और यहाँ तक कि मैंने भी उसे अपना दिल दे दिया था, जो कि और कोई नहीं लॉन्गशन था। जिसके बाद वो खरगोश बिमिंग को बताता है कि जब लॉन्गशन यहाँ से गया था तब वो अपने पीछे कुछ छोड़ के गया था। इसके बाद वो खरगोश कूदते हुए जाता है और एक पत्थर के ऊपर पंच मारता है, जिससे वो पत्थर टूट जाता है और हम लोग देखते हैं कि वहां पे एक स्वॉर्ड दफन थी। वो खरगोश बताता है कि लॉन्गसन अपने पीछे इसे छोड़ के गया था और इसका नाम है बिहेडर ऑफ डीमंस। नाम से ही पता चल गया होगा, डीमंस का सर काटने वाली तलवार। बिमिंग कहता है इसे नॉर्मल तरीके से देखने से तो ये बस जंग है, तलवार लगती है। पर खरगोश इसे बताता है कि इसे हल्के में मत लो, अगर इसे कोई भी बाहर निकाल लेता है तो फिर वो वाइट को काट के यहाँ से भाग सकता है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है तो ये गॉड की कोई खास वेपन नहीं था, लेकिन फिर भी इसने अनगिनत बैटल जीते हैं और अनगिनत मॉन्स्टर को मौत के घाट उतारा है। और इस तलवार के पास बेमिसाल ताकत है, और जब तक मैं यहाँ पे गड़ा हुआ था मैंने बहुत से गॉड्स और डीमंस को यहाँ पे आते हुए देखा है, लेकिन उनमें से कोई भी इस तलवार को बाहर नहीं निकाल सका। और जितनों ने भी इसे बाहर निकालने की कोशिश की है वो खुद ही इसकी डिवाइन पावर से जल के राख हो गए हैं, इसीलिए स्वॉर्ड को बाहर निकालने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन बिमिंग बड़े आराम से तलवार को बाहर निकाल लेता है और उससे पूछता है कि अब आगे क्या करना है। यहाँ तक कि वो रैबिट भी इसे देख के हैरान हो गया था और वो अपने मन में सोचता है कि मैंने ये सोचा भी नहीं था कि कोई अचानक से आएगा और तलवार को बाहर निकाल के मुझसे पूछेगा कि अब आगे क्या करना है। लेकिन हम लोग बिमिंग को देखते हैं जो कि तलवार को ऊपर करके कहता है कि मैं हीरो हूँ, मुझे शक्ति दो। लेकिन अचानक से बिमिंग के ऊपर बहुत ज्यादा लाइटनिंग गिरने लगती है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि बिमिंग को उससे कुछ भी नहीं हुआ था और वो उल्टा ऐसे कहता है कि जैसे ये ताकत मुझे काफी टाइम से मिस कर रही थी। वो रैबिट बिमिंग को कहता है कि अब उस तलवार को अपने सीने के सामने करो। बिमिंग बिल्कुल उसी तरह से करता है, लेकिन तभी वो तलवार अचानक से वाइब्रेट करने लगती है। जिसके बाद वो तलवार बिमिंग के हाथों से छूटकर ऊपर आसमान में चली जाती है और इधर उधर गोल गोल होके नाचने लगती है। रैबिट बिमिंग से पूछता है कि ये क्या कर रही है। बिमिंग उसे बताता है कि ये आजाद हो गई है और उससे उसकी खुशी संभाली नहीं जा रही है। लेकिन वो शॉट अचानक से बिमिंग की तरफ मुड़ती है और श्यों करके उसके पास जाके रुक जाती है। इससे बिमिंग के 1 मिनट के लिए उसकी सांस अटक गई थी। जिसके बाद वो शॉट बिमिंग की तरफ हैंडल की तरफ से घूम जाती है और बिमिंग उसे पकड़ लेता है। और बिमिंग जैसे ही उस शॉट को पकड़ता है तो उसके अंदर से काफी ज्यादा पावर रिलीज होती है। जिसके बाद बिमिंग उसकी मदद से उस पूरे वाइट को काट देता है और वो रैबिट से कहता है कि मेरा हाथ पकड़ लो, हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। रैबिट उससे कहता है कि आपको आपकी किस्मत ने चुना है और अगर मैं आपके साथ ऐसा करता भी हूँ तो मैं पका हुआ खरगोश बन जाऊंगा। जिसके बाद बिमिंग वाइट से बाहर जाते हुए उससे कहता है कि चिंता न करो, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने का। वो रैबिट बिमिंग से कहता है कि तुम ऐसा कर लोगे और तब तक मैं अपने ओनर को ढूंढता हूँ जाके। जिसके बाद हम दोनों एक साथ गुड न्यूज पाएंगे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वाइट अभी भी बिमिंग को बाहर जाने नहीं दे रहा था, लेकिन बिहेडर ऑफ स्वॉर्ड अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है और बिमिंग को बाहर ले जाती है। जिसके बाद हम लोग गांव को देखते हैं जो कि अभी भी इश्क लड़ा रहा था, लेकिन तभी उसे अचानक से महसूस होता है कि कोई चीज उसके गले को चीरते हुए बाहर आ रही है। जिसके बाद गांव के सामने बिहेडर ऑफ स्वॉर्ड आ जाती है, जिसको देख के गांव काफी हैरान हो जाता है। जिसके बाद बिमिंग भी अपनी बॉडी के ऊपर फिर से कंट्रोल कर लेता है और वो गांव को चैन से पकड़ लेता है। और गांव को इसके ऊपर यकीन ही नहीं होता है कि एक नॉर्मल सा इंसान उसके डिवोवर वाइट को काट के बाहर आ गया, और यहाँ तक कि बिहेडर ऑफ स्वॉर्ड तक को भी अप्रूव कर दिया। जिसके बाद बिमिंग उसको चैन से पकड़ के पीछे पटक देता है, जिससे गांव की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। और बिमिंग
बिमिंग उससे कहता है कि अगर तुम्हें किसी चीज की चिंता करनी है तो अपनी करो। लेकिन तभी बिमिंग अचानक से बेहोश होकर जू के ऊपर गिर जाता है। जू पहले तो शर्माती है लेकिन बाद में बिमिंग को उठा के पीछे फेंक देती है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि गाओ अभी भी बिमिंग का पीछा कर रहा था। बिमिंग उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया लेकिन तुमने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया और तुम्हारे पास अभी भी इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है कि तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। गाओ से कहता है कि मेरे दोस्त, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, मुझे पहले ही पता था कि तुम बाहर आ जाओगे और वैसे भी मैंने तुम्हारी जगह पे उस गॉडेस को किस किया, क्या तुम्हें मुझे शुक्रिया नहीं कहना चाहिए। गाओ अपने मन में सोचता है कि इसके पास बिहेवियर ऑफ डीमन है और यहाँ तक कि डिवाइन लॉक भी है। अब तो मैं इसके पूरे कंट्रोल में आ गया हूँ। और अगर मैं पुराने दिनों को याद करूँ तो जब मैं लॉन्ग सन के साथ फाइट कर रहा था तब इस स्वॉर्ड ने मुझे काफी चोटें पहुंचाई थी। यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता था कि लॉन्ग सन ने इस स्वॉर्ड को मेरी ही बॉडी के अंदर छुपा के रखा है। जिसके बाद हम लोग बिमिंग को देखते हैं जो कि चुपचाप नीचे बैठ जाता है और उदास होकर कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर फैमिली की तरह भरोसा किया लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ कि मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा कर लिया। फिर हम लोग गाओ को देखते हैं जो बिमिंग के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और उससे कहता है कि बस एक बार मेरे ऊपर और भरोसा कर लो, मैं तुम्हारे पूरे दिल से मदद करूंगा और जो वाइट मेरे अंदर छुपा हुआ है मैं उसको अनलॉक करूंगा जिससे तुम्हारे फ्यूचर बैटल में और भी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। बिमिंग उसे कहता है कि मुझे फिर से बेवकूफ मत बनाओ, तुम मेरी बॉडी का फिर से इस्तेमाल करोगे लड़कियों को छेड़ने के लिए। और वो अपनी शॉट को बाहर निकालते हुए कहता है कि फ्यूचर में ये करने के बारे में सोचना भी मत। गॉड डरते हुए कहता है कि उस शॉट को बाहर मत निकालो, मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा हूँ। डिवोवर वाइट अंदर से ही अनलिमिटेड नहीं बल्कि बाहर से भी अनलिमिटेड है और लॉन्ग सेन से हारने से पहले पता नहीं मैंने क्या क्या खाया था, लेकिन मुझे इतना जरूर है कि जो भी मैंने खाया था उसके अंदर सच में कोई ना कोई खजाना जरूर होगा जो मेरी बॉडी के अंदर अभी भी दफन है। और जब मेरे दिन बिल्कुल ऊंचाइयों पे थे तब मैंने एक बार डिवाइड को ओपन किया था लेकिन वो जल्दी ही बंद हो गया था। और उसके अलावा जो मैं तुम्हें अपने डीमन पावर देता हूँ वो तुम रख लेते हो और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे पास कोई भी डीमन पावर नहीं बचेगी। इसीलिए तुम्हें डीमंस का हंट करता रहना पड़ेगा और उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करते रहना पड़ेगा जिससे मैं भी अपनी डीमन पावर को बचा के रखूंगा और मैं फिर अपने वर्ड को फिर से ओपन करने के लिए काम में ला सकता हूँ। बिमिंग अपने मन में सोचता है कि वर्ड की पावर सच में कमाल की है और अगर डीमन ऑफ बिहेवियर मेरे पास ना होती तो मैं मुश्किल से ही उससे बाहर निकल पाता और अगर ये चीज सच में मेरे फायदे के लिए हो रही है तो कमाल की बात है। लेकिन इस कमीने कुत्ते ने अगर फिर से अपनी चाल चली और अपनी पावर को बढ़ा लिया तो मुसीबत हो सकती है। गाओ उससे कहता है कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो फिर मैं तुम्हें टेस्ट देने के लिए राजी हूँ। जैसे कि हमने नागा यानी साओ हुआ को खाया था उसी तरह से मैं सिस्टर चेंगी को बाहर निकाल सकता हूँ जो कि मून गॉडेस है यानी उसी रैबिट की बहन। और बिमिंग इसी के चलते काफी सोच में पड़ जाता है लेकिन तभी वहाँ पे सुयो आती है जो कि इस पूरे मूड को आराम से ठीक कर देती है। बिमिंग उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो गए। सुयो उससे कहती है कि मुझे चोट ही नहीं लगी थी बल्कि तुम्हें लगी होगी। सुयो अपने मन में सोचती है कि उस दिन बिमिंग अपने आप ही वहाँ से चला गया था। इसके बाद वो बिमिंग से कहती है कि चलो एक साथ स्कूल चलते हैं और वो अपने मन में सोचती है कि मुझे बिमिंग से बेफालतू में पूछना नहीं चाहिए, जब वो चाहेगा तब वो खुद ही बिना किसी दिक्कत के मुझे बता देगा। और जब बिमिंग स्कूल पहुंचता है तब उसे अभी भी स्कूल से इविल ऑरा महसूस होता है जबकि डेटी मारा गया था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्कूल में 4 लैम्बोर्गिनी आती है जिनके अंदर से 4 अमीर लड़के निकलते हैं और इन 4 लड़कों के ग्रुप का नाम है फ्लावर बॉयज जो पैदाइशी अमीर हैं। और अभी के लिए हमें इनके नाम नहीं पता है तो बालों के कलर से पहचान लेना। इसके बाद वो लोग अपने सामने सुयो और बिमिंग को देखते हैं और वो कहते हैं कि देखो हमारा शिकार जा रहा है। चारों में से एक लड़का कहता है कि वो लड़की सबसे ज्यादा लड़ाकू है स्कूल के अंदर, इसीलिए मैं अभी भी आइस गॉडेस को ज्यादा प्रेफर दूंगा। इसके बाद उनमें से एक कहता है कि शायद से जो उसके बगल में है वो उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है। जिसके बाद हम लोग एक पीले बाल वाले लड़के को देखते हैं जो कि बिमिंग को पहचान लेता है क्योंकि उसने पिछली बार जब स्कूल ढह गया था तब उसने काफी लोगों की मदद की थी। इसके बाद उनमें से एक और लड़का कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितने करीब हैं, मैं उनके बीच में दरार जरूर डाल दूंगा। इसके बाद वो चारों बिमिंग और सुयू के सामने आ जाते हैं। उनमें से एक लड़का सुयू से पूछता है क्या मैं तुम्हें अपने दिल में इनवाइट कर सकता हूँ। सुयू पीछे मुड़ के बिमिंग से पूछती है क्या तुम अपने साथ कोई दवाई लेके आए हो। बिमिंग इसके लिए मना कर देता है तो वो पीछे मुड़ के बिमिंग को अपने साथ फिर से घर ले जाने लगती है। लेकिन तभी उन दोनों के रास्ते के बीच में जू आ जाती है। जिसके बाद उनमें से एक लड़का आगे बढ़ता है और उससे कहता है कि दोस्त तुम रिजेक्ट हो गए हो लेकिन मेरी गॉडेस यहाँ पे आ गई है तो चलो जल्दी से मेरी मदद करो। जो जैसे ही वहाँ पे आती है तब वो बिमिंग को घूर के देखती है और सोयो उन दोनों को घूर के देखती है। बिमिंग अपने मन में सोचता है गॉडेस जो कर रही है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गॉडेस बिमिंग से कहती है कि आज शाम पूल में आके मुझसे मिलना। सोयो अपने मन में सोचती है कि पता नहीं इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, लेकिन हम उन दोनों के पीछे उन्हीं 4 लड़कों को देखते हैं जो कि कहते हैं कि गॉडेस सू ने सच में उस जैसे लड़के को मिलने के लिए बाहर बुलाया है। जिसके बाद वो
चारों लड़के गॉडेस जू को स्विमिंग सूट में इमेजिन करते हैं जो कि स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही थी, और बस इतना इमेजिन करने से ही वो काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और उनकी नाक से खून बहने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं कि F4 के ग्रुप में से जिस लड़के को गॉडेस जू पसंद थी वो उस लड़के से पूछता है जिसको सुयू ने अभी इग्नोर किया था, क्या मेरी आइस गॉडेस सच में उस जैसे लड़के के साथ मिलने जा रही हैं? बेचारे उन दोनों की तो हवाइयां उड़ गई थी। लेकिन हम लोग इधर सुयू को देखते हैं जो कि बिमिंग के कंधे के ऊपर हाथ रखती है और उसे गुस्से से घूरते हुए कहती है कि कम उम्र में प्यार में गिरने से पढ़ाई के ऊपर असर पड़ सकता है, और अगर तुमने सच में ऐसा कुछ किया तो मैं स्कूल को पर्सनली इसके बारे में रिपोर्ट कर दूंगी, इसीलिए सोच समझ के अपने कदम आगे बढ़ाना। जिसके बाद बिमिंग स्विमिंग पूल के पास जाता है, तब उसे स्विमिंग पूल के अंदर इविल ऑरा महसूस होता है। गौ बाहर निकल के बिमिंग से कहता है कि सावधान रहो। जिसके बाद पानी के अंदर से जू बाहर निकलती है जो कि बिमिंग के राइट हाथ के ऊपर नागा की पावर को देख लेती है और वो अपने मन में सोचती है कि मैंने सही पर्सन को चुना है, अगर ये मदद करता है तो चीजें अच्छी जा सकती हैं। जो उन दोनों को बताती है कि पानी के अंदर प्रैक्टिस करने से वो अपनी एबिलिटी के ऊपर अच्छे से कंट्रोल कर सकती है क्योंकि पानी और आइस दोनों ही सॉलिड फॉर्म होती हैं। जिसके जवाब में बिमिंग और गाओ दोनों ही अपना सर हिलाते हैं। गॉडेस जू उसे बताती है कि तुमने महसूस कर लिया होगा कि स्कूल से अभी भी इविल ऑरा गया नहीं है, जबकि डेटिंग एलिमिनेट हो गया है। बिमिंग अपने मन में सोचता है कि ये सही कह रही है और अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो सुयू और टीचर टियान दोनों खतरे में पड़ सकती हैं। जिसके बाद जू बिमिंग के पास जाके उससे कहती है कि मैं तुम्हारी एबिलिटी को एडमायर करती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ, अगर तुम मेरे साथ काम करते हो तो मैं तुम्हें जिंदा बख्श दूंगी। लेकिन हम लोग देखते हैं कि गाओ बिमिंग से कहता है कि तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से हाँ कह दो। दरअसल गाओ के पास एक मौका है, अगर वो गॉडेस जू के साथ फाइट करता है डीमंस के खिलाफ तो उसे कई बार ऐसे भी मौके मिलेंगे जिनमें वो डीमन पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी कि उसकी ही ताकत बढ़ेगी। लेकिन बिमिंग अपने मन में सोच रहा था कि उन दोनों का मकसद एक ही है, अगर वो जू के साथ काम करता है तो इससे फायदा ही होगा। लेकिन जू बिमिंग से कहती है तुम इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम फिर से खतरे में पड़ जाओगे और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा? तो ये दरअसल इंसानों को नेचर ही होता है, इसीलिए अगर तुम मेरे साथ काम करते हो तो तुम्हें काफी ज्यादा पैसा और रिवॉर्ड भी मिलेगा। गाओ बिमिंग से कहता है इतना ज्यादा क्या सोच रहे हो, ये ऐसे मौके लाइफ में सिर्फ एक ही बार आते हैं कि तुम्हें गॉडेस के साथ काम करने को मौका मिल रहा है, और अगर तुम उसके साथ काम करते हो तो तुम्हें ही काफी ज्यादा फायदा होगा। बिमिंग उसकी तरफ देखते हुए सोचता है कि ये कुत्ता सच में कोई न कोई आइडिया के साथ जरूर आया है, तभी ये इतना ज्यादा एक्टिव है। गॉडेस जू आगे कहते हैं कि बहुत सारी अमीर फैमिली के बिजनेसमैन और उनके बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं, इसीलिए उन लोगों ने जू के साथ एसोसिएट किया हुआ है ताकि वो उन बच्चों की मदद कर सकें और उन्हें कोई डीमन हार्म न करे। जू उसे कहती है कि जब तक बिमिंग उसकी मदद करता है तो वो सारे रिवॉर्ड रख सकता है। बिमिंग उसे कहता है कि ये कुछ कम नहीं है, तुम्हारी जान तो हमेशा खतरे में ही रहती है। जू उसे बताती है गॉड ऑफ डेडिस क्लैन में पैदा होने का मतलब ही यही है कि वो लोग गॉड से उनकी पावर्स को उधार लेते हैं और उन्हें सर्व करते हैं और डिमंस को हंट करते हैं, और जू के पैदा होने का मकसद ही यही है और उसका यही मिशन है। गाओ बिमिंग से कहता है कि गॉडेस जू ने कितने अच्छे से ये सभी बातें कही हैं, इसके लिए मैं तो अपनी जान भी दे दूं। लेकिन बिमिंग उसे चुप होने को कहता है, लेकिन बिमिंग जू के साथ काम करने को मना कर देता है और उससे कहता है कि वो जू के मुकाबले में बस एक ऑर्डिनरी पर्सन है और डिमंस और मॉन्स्टर्स को मारना ये सब हैवन का काम है, उसका नहीं। जू उससे कहती है कि मैं तुम्हें कोई हीरो बनने को नहीं कह रही हूँ, मैं तुम्हें उसके बदले में इतने सारे रिवॉर्ड भी तो दे रही हूँ। बिमिंग उससे कहता है कि पैसों के मुकाबले में जिंदगी ज्यादा जरूरी होती है ना। बिमिंग अपने मन में सोचता है कि उसे जो पावर्स मिली है वो अभी भी उन्हें सही से कंट्रोल नहीं कर पाता है और इसी के चलते बहुत से लोगों की जिंदगी उसकी वजह से खतरे में गई है, और वो अपने मन में यह भी सोचता है कि अगर डिमंस को मारने की बात है तो मैं ये खुद कर लूंगा। इसके बाद बिमिंग वहाँ से जाने लगता है। जो उससे कहती है क्या उसे ऐसा लगता है कि वो यहाँ से बच के निकल सकता है। गॉड ऑफ डेटिस का क्लैन हमेशा ही भगवान के ऊपर विश्वास करता है, इसीलिए बिमिंग कभी भी बच के नहीं निकल सकता है। बिमिंग पीछे मुड़ के कहता है इसमें जो भी हो वो भगवान की इच्छा होगी। गाओ बिमिंग से कहता है कि तुम उस तरह के एक्सप्रेशन और उन आंखों से क्या कहना चाहते हो, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ। गॉडेस जू अपने मन में सोचती है क्या मैंने उसे गलत जज कर लिया, यहाँ तक कि पहली मुलाकात में वो मुझे थोड़ा सा बहादुर लगा था, लेकिन शायद से मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। और जब बिमिंग आगे जाता है तब उसकी मुलाकात डीन से हो जाती है, जो कि बिमिंग को बताता है कि उसने अपना पेपर खाली छोड़ दिया था और उसने इसी चीज का फायदा उठा के उसे एक्सपेल करने का सबमिशन अपने प्रिंसिपल तक पहुंचा दिया है और जल्दी ही बिमिंग को स्कूल से एक्सपेल्ड कर
दिया जाएगा, यानी कि निकाल दिया जाएगा। और मैंने अभी ही देखा है कि तुम आइस गॉडेस ज़ू के साथ पूल में क्या कर रहे थे, और तुम्हारी जैसे कम उम्र में रेटिंग करने की वजह से अच्छे स्टूडेंट भी बेकार हो सकते हैं, इसलिए अब तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता है। मिमिंग डीन से आगे कुछ कहता है कि उससे पहले ही सभी लोगों को ब्रॉडकास्टिंग रूम में बुला लिया जाता है। गाओ अपने मन में सोचता है कि मैंने इस लड़के को काफी ज्यादा पावर्स दी हैं, लेकिन इसके बावजूद इसे स्कूल आने के बारे में इतनी चिंता क्यों होती है। इंसान हमेशा से ही पागल और अजीब क्रिएचर रहे हैं जिनको समझना काफी मुश्किल होता है। फिर हम लोग ब्रॉडकास्टिंग रूम को देखते हैं, जहाँ पे प्रिंसिपल उन लोगों से कहते हैं कि मैंने तुम सभी लोगों को यहाँ पे इसलिए इकट्ठा किया है ताकि मैं तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन दे सकूं कि बिल्डिंग अचानक से कैसे ढह गई थी। लेकिन उसके अलावा हम लोग यहाँ पे इस बारे में भी बात करेंगे कि किन बच्चों को स्कूल से बाहर निकालना है। इसके बाद प्रिंसिपल उन्हें बताता है कि मेरे हाथों में उन बच्चों की लिस्ट है जिनको स्कूल से बाहर निकाला जाएगा, और उनमें से सबसे पहला नाम था बिमिंग का। डीन काफी खुश हो जाता है, जिसके बाद प्रिंसिपल सभी लोगों को बताता है कि बिमिंग को क्यों निकाला जा रहा है। उसने अपने एग्जाम को अच्छे से नहीं किया और यहाँ तक कि उसकी जितनी भी अटेंडेंस थी वो भी अनस्टेबल है, और इसीलिए बिमिंग को स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है। इससे बिमिंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद हम लोग फ्लावर ग्रुप के दो लड़कों को देखते हैं जिन्होंने गॉडेस ज़ू और सू के ऊपर लाइन मारी थी, और वो बिमिंग के जाने की वजह से काफी खुश थे क्योंकि उनका लाइवर जा रहा है। जिसके बाद हम बाकी स्टूडेंट्स को भी देखते हैं जो कि इस बात से खुश थे कि बिमिंग यहाँ से जा रहा है। बिमिंग में अपने मन में सोचता है कि मैं सच में स्कूल से निकाले जाने वाला हूँ। गाओ बिमिंग से कहता है, क्या तुम अभी भी इन सभी की बातों को सहोगे? देखो वो तुम्हारी किस तरह से बेइज्जती कर रहे हैं। अगर तुम मुझे ऑर्डर देते हो तो मैं इन सभी को एक ही झटके में मार सकता हूँ। तभी प्रिंसिपल सभी लोगों को शांत होने को कहता है और उनसे बताता है कि बिमिंग ने जब बिल्डिंग गिरी थी तब काफी बहादुरी से और काफी मेहनत से सभी लोगों को जान बचाई थी, इसलिए स्कूल उसे अपना ग्रेटिट्यूड दिखाएगा, यानी कि आभार। और प्रिंसिपल उन लोगों को बताता है कि बिमिंग को स्कूल से बाहर नहीं निकाला जाएगा, बल्कि उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा उसकी बहादुरी के लिए, जिससे जो लोग अभी खुश हो रहे थे उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। के बाद वहाँ पे गॉडेस ज़ू आती है जो कि बिमिंग को बुके देने के लिए आई थी, लेकिन जो बिमिंग को बुके बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं देती है और उसे पकड़ा के वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। बिमिंग अपने मन में सोचता है कि शायद से गॉडेस ज़ू अभी सुंदर मोड में है। वहाँ पे टीचर टियान आती है जो कि बिमिंग के कंधे के ऊपर हाथ रखती है और उससे कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हम लोगों को अभी भी अपनी पढ़ाई के बारे में सोचने की जरूरत है। और वो बिमिंग से कहती हैं कि तुम मुझसे अभी आके टीचर ऑफिस में मिलना। इसके बाद टीचर टियान वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि टीचर टियान का ईविल ऑरा और भी ज्यादा घना होता जा रहा था। बिमिंग से कहता है कि उसका ऑरा और भी ज्यादा घना होता जा रहा है, इसीलिए तुम्हें जल्दी से कुछ तो करना पड़ेगा। बिमिंग उसे कहता है कि चिंता न करो, मैं टीचर के साथ कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर गाओ बिमिंग से कहता है, मुझे नहीं पता था कि टीचर तुम्हारी इतनी चिंता करती है, कहे तुम दोनों का कुब्जे में चक्कर तो नहीं चल रहा है ना। बिमिंग शर्माते हुए कहता है कि ऐसे बातें बिल्कुल भी ना करो। गाओ से पूछता है कि तुम टीचर का ऑरा एब्जॉर्ब कर सकते हो ना, जिसपे गाओ फ्लेक्स मारते हुए कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन उसके लिए मैं टीचर के ऑरा को बिल्कुल भी डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता हूँ और तुम्हें मुझे बॉडी फिर से देनी पड़ेगी। लेकिन बिमिंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसे घूरते हुए देखते हुए कहता है, कहे तुम मुझे फिर से झांसा देने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना। गाओ से कहता है कि जरा भी शक ना करो, मैं तुमसे सीरियसली कह रहा हूँ। मन में सोचता है कि मैं इसे दोस्त बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूँ, मैं खुद इतना ज्यादा कमजोर हूँ कि अगर कोई मुझसे ऊपर वाला लेवल आता है तो मैं उसे बिल्कुल भी हरा नहीं सकता हूँ, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। गाओ से कहता है कि हमने नागा की पावर को एब्जॉर्ब किया था, तो क्या हम लोग उसकी पावर का इस्तेमाल करके डिवोवर ऑफ वाइड को एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं, जिससे हमें कोई खास एबिलिटी मिल जाए। गाओ से कहता है कि बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं और मुझे काफी ज्यादा स्पेशल एबिलिटी भी मिल सकती है। फिर गाओ उससे कहता है, क्या तुम्हें अब सब कुछ समझ में आ गया है? बिमिंग उससे कहता है कि हाँ, अगर कोई भी लेवल मेरी औकात से ऊपर वाला आता है तो मैं उसे कभी भी हरा नहीं सकता हूँ, सिवाय भीख मांगने के। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं फिर कभी भी टीचर टियान को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ। गाओ उसे कहता है कि बस एक बार मेरे ऊपर भरोसा करके देखो, मैं तुम्हें दोबारा निराश नहीं करूंगा। इसके बाद गाओ अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे डीमन पावर को लगातार एब्जॉर्ब करते रहना है तो मुझे इस लड़के को लगातार प्रोत्साहित करते रहना पड़ेगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब बिमिंग हॉलवे से गुजर रहा था तब उसे टीचर टियान और टीचर कैंग की आपस में बातें करते हुए बातें सुनाई देती हैं। इस एबिलिटी को देख के बिमिंग काफी हैरान हो गया था। गाओ उसे बताता है कि ये नागा की पावर है जो बिमिंग ने अब एब्जॉर्ब कर ली है। बिमिंग इस एबिलिटी को देख के काफी एक्साइटेड हो जाता है और वो गाओ से कहता है कि अगर मुझे इस तरह से डीमंस को मार के उनकी एबिलिटी मिलेगी
मिलेगी तो फिर मुझे और ज्यादा डीमंस को हंट करना चाहिए। गाओ अपने मन में सोचता है कि मुझे इसे लगातार इंकरेज करते रहना चाहिए ताकि ये और भी ज्यादा डीमन पावर को एब्जॉर्ब करता जाए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब बिमिंग उन दोनों की बातें सुनता है तब हमें पता चलता है कि टीचर कैंग जो कि जिम क्लास के टीचर हैं, वो टीचर टियान के साथ जबरदस्ती कर रहे थे क्योंकि टीचर टियान ने उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया है। टीचर कैंग टीचर टियान को दीवार से लगा देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, नहीं तो तुम मुझे फिजिकली इतना करीब ना आने देती। लेकिन हम लोग देखते हैं कि टीचर टियान का ऑरा काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। इसके बाद बिमिंग भी ऑफिस के अंदर आ जाता है जो कि खांसने लगता है। टीचर कैंग जैसे ही बिमिंग को वहाँ पे देखते हैं तो वो तुरंत वहाँ से खिसक लेते हैं और वो अपने मन में सोचते हैं कि तुम्हें मैं देख लूंगा। गाओ अपने मन में सोचता है कि इस बेवकूफ लड़के ने उस ब्यूटी की सच में रक्षा कर ली, बल्कि इसके अंदर भी मर्दों वाली थोड़ी सी स्किल तो है ही है। इसके बाद टीचर टियान बिमिंग को शुक्रिया कहती है। बिमिंग टीचर टियान को थोड़ा सा हौसला देने के लिए उनसे कहता है कि आप इतनी खूबसूरत हैं कि हर कोई आपको पसंद करता है, तो इसमें क्या ही किया जा सकता है। टीचर टियान भी आगे से पूछती हैं तो फिर इसका मतलब क्या ये है कि तुम भी टीचर को पसंद करते हो? जिसपे बिमिंग उनसे कहता है कि अरे पूरी क्लास ही आपको पसंद करती है तो फिर मैं किस चीज की मूली हूँ। गाओ अपने मन में सोचता है कि साला यहाँ पे चल क्या रहा है। इसके बाद बिमिंग अपना सीना चौड़ा करके टीचर टियान से कहता है कि अगर आपको फ्यूचर में कभी भी पर्सनल बॉडीगार्ड की जरूरत हो तो फिर इस नामुराद को समन कर लीजिएगा। इसके बाद टीचर टियान शर्माते हुए कहती हैं कि अरे मेरा प्यारा बिमिंग। इसके बाद हम गाओ को देखते हैं जिसे अचानक से महसूस होता है कि टीचर टियान का इविल ऑरा गायब हो गया है। जिसके बाद वो टीचर टियान के इविल ऑरा को सूंघने की भी कोशिश करता है लेकिन उसे फिर भी इविल ऑरा कहीं भी महसूस नहीं होता है। इसके बाद टीचर टियान बिमिंग को फिर से उसकी स्टडी के बारे में याद दिलाती हैं और ये भी बताती हैं कि प्रिंसिपल ने इस बार उसके एक्सपर्ट को कैंसिल कर दिया है, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। स्कूल खत्म होने के बाद बिमिंग सोयू के साथ फिर से घर जा रहा था। सोयू उसे बातें कर रही थी लेकिन बिमिंग का ध्यान पूरा हमेशा की तरह टीचर टियान की इविल ऑरा पे था। जिसके बाद सोयू बिमिंग के ऊपर चिल्लाती है तो बिमिंग उसे कहता है कि सॉरी चलो मैं तुम्हारी बातें सुनता हूँ। लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर पीछे जाती है, तब टीचर टियान किसी के साथ जा रही थी। जिसके बाद बिमिंग सोयू से माफी मांगता है और वो उससे कहता है कि तुम आगे चले जाओ, मैं तुम्हारे पीछे बाद में आ जाऊंगा। इसके बाद बिमिंग टीचर टियान के पीछे चला जाता है। सोयू अपने मन में सोचती है कि बिमिंग काफी अजीब हो गया है, मुझे उसके साथ अच्छे से बात करनी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि गाओ और बिमिंग दोनों ही टीचर टियान का पीछा कर रहे थे और गाओ बार बार बिमिंग को ऐसी वैसी कहानियां सुना रहा था जो कि टीचर टियान के साथ हो सकती थी। इसीलिए बिमिंग उसे कहता है कि अपना मुंह बंद रखो और मैंने तुमसे बिल्कुल भी नहीं पूछा है कि टीचर टियान के साथ आगे क्या होगा। इसके बाद बिमिंग अपने मन में सोचता है कि टीचर टियान के साथ कुछ भी हो उससे पहले मुझे आगे के लिए सारा काम करना पड़ेगा। फिर हम लोग देखते हैं कि बिमिंग भागने से टीचर टियान को नहीं ढूंढ पाया था। जिसके बाद वो फिर से किसी बंदे का कॉस्ट्यूम का सर चुरा लेता है और एक बिल्डिंग के ऊपर लटक जाता है। इसके बाद बिमिंग वहाँ पे नागा की पावर्स का इस्तेमाल करता है और इधर उधर टीचर टियान को ढूंढने लगता है और नागा की पावर को इस्तेमाल करने की वजह से उसे टीचर टियान मिल भी जाती है। लेकिन इसी बीच बिमिंग को खिड़की से लटकते हुए एक बच्चा देख लेता है। बिमिंग उसे चुप होने का इशारा भी करता है लेकिन वो बच्चा पीछे घूम के अपनी मॉम से कहता है कि मॉम खिड़की के ऊपर एक कुत्ता लटका हुआ है। जिसके बाद बिमिंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन जब बिमिंग अपनी पावर्स को इस्तेमाल करके आगे बढ़ता है तब उसे पता चलता है कि किसी ने पूरी जगह के ऊपर जाले बिछाए रखे हुए हैं। जिसके बाद हम लोग एक छोटी सी लड़की को देखते हैं और इसी ने वो जाले बिछाए थे। जिसके बाद हम उस लड़की की असली पर्सनालिटी को देखते हैं जो बिल्कुल अकड़ में कहती है कि किसी डीमन की हिम्मत कैसे हुई कि वो दिन में भटक रहा है। गाओ बिमिंग को सावधान करता है कि ये स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद हम देखते हैं कि बिमिंग वहाँ पे नागा पावर का इस्तेमाल करता है और अपने ऊपर नागा आर्मर इस्तेमाल करता है। जिसके बाद बिमिंग को उन जालों से कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन परेशान करने वाली बात यह थी कि बिमिंग को वहाँ पर से किसी भी डीमन की मौजूदगी का कोई भी एहसास नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि गाओ भी किसी डीमन की सेंट को सूंघ तक नहीं पा रहा था। और दूसरी बात यह थी कि वो जितने भी जाले थे वो सभी लगातार बिमिंग की तरफ ही आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन बिमिंग के पास इन सभी चीजों के बारे में सोचने का टाइम नहीं है, इसीलिए वो जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन हम लोग बिमिंग के ठीक पीछे उसी छोटी लड़की को देखते हैं जो कि कहती है कि मैं सबसे पहले एनिमे एग्जीबिशन में जाऊंगी, फिर उसके बाद मैं अपने फेवरेट एनिमे कैरेक्टर का कॉस्प्ले करूंगी और मैं अभी अच्छे मूड में हूँ इसीलिए मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ। लेकिन अगर तुम्हें अपनी जिंदगी इतनी ही प्यारी नहीं है तो फिर बेशक मैं तुम्हारे लिए उसे ले सकती हूँ। जिसके बाद वो लड़की अपनी स्पिरिचुअल पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। बिमिंग और गाओ दोनों को ही ये स्पिरिचुअल पावर महसूस होती है। जिसके बाद वो दोनों वहीं पे रुक जाते हैं। वो लड़की कहती है क्या तुम रुक गई हो तो फिर चलो मैं तुम्हारे साथ फाइट करने को राजी होती हूँ। लेकिन हम लोग बिमिंग को देखते हैं जिसका नागा आर्मर बिल्कुल झटके से ही रिमूव हो जाता है। गाओ से पूछता है कि हम लोग यहाँ पे खतरनाक बैटल करने वाले हैं। लेकिन बिमिंग अपना पूरा जोर लगा के वहाँ से भागने लगता है और वो गाओ को बताता है कि उसके पास नागा आर्मर नहीं बचा है, इसीलिए जितने भी एनर्जी बची है उसे सेव करके रखनी होगी ताकि वो टीचर टियान को किसी भी मुसीबत
मुसीबत में पड़ने ना दे सके और उन्हें सही सलामत बचा सके। उस लड़की को भी पता चल जाता है कि बिमिंग वहाँ से भाग रहा है। इसके बाद वो लड़की भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करती है और पूरी स्पीड से बिमिंग की तरफ जाने लगती है। लेकिन रास्ते के बीच में उसे अपनी मदर की तरफ से कॉल आता है। उसकी मदर उसे पूछती है कि खाने में क्या खाओगे, जिसपे वो लड़की कहती है कि बियर कुकीज, और वो अपनी मदर को बहुत सारा प्यार देती है। इसके बाद बिमिंग वहाँ से एक झटके में ही गायब हो जाता है और वो लड़की वहीं पर रुक जाती है और वो बिमिंग से कहती है कि मैं तुम्हें इस बार जाने दे रही हूँ क्योंकि मेरी आंखों के सामने मेरी बियर कुकीज ज्यादा जरूरी है और ऊपर से सूरज भी ढल गया है, इसीलिए मेरी ड्यूटी डे हंटर की है वो भी खत्म हो गई है। लेकिन अगर फ्यूचर में मैं तुमसे दोबारा मिलती हूँ तो वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इसके बाद वो लड़की बियर कुकीज खाने के लिए वहाँ से चली जाती है। फिर हम लोग बिमिंग और गाओ को देखते हैं। बिमिंग गाओ से पूछता है कि नागा की पावर अचानक से गायब हो गई। गाओ से पूछता है कि उसने नागा की पावर को मिसयूज क्यों किया और इसी वजह से उसकी पावर खत्म हो गई होगी। बिमिंग कहता है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ से भागते हैं क्योंकि एनिमी हमारा पीछा कर रहा है, और जिसके बाद बिमिंग और भी तेजी से भागने लगता है। गाओ से कहता है क्या तुम धीरे चल सकते हो, मैं थक रहा हूँ। बिमिंग उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम तो महान डीमन हो, क्या तुम्हारा स्टेमिना इतना खराब है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो दोनों पूरी जान लगा के वहाँ से भागने लगते हैं। अगले सीन में हम लोग बिमिंग और गाओ को थकी हालत में उसी होटल के सामने देखते हैं जहाँ पे मिस टियान अंदर गई थी। लेकिन वो गार्ड्स बिमिंग को अंदर जाने नहीं दे रहे थे और उससे कहते हैं कि ये एक सीक्रेट क्लब है जो कि खास मेंबर्स के लिए बनाया गया है, इसीलिए किसी बाहर वाले को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। सीक्रेट क्लब का नाम सुन के बिमिंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अंदर टीचर टियान के साथ कुछ भी गलत सलत हो रहा होगा। इससे बिमिंग समझ जाता है कि टीचर टियान काफी खतरे में है। इसके बाद वो गार्ड्स बिमिंग को धक्के मार के बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। बिमिंग उनसे कहता है कि मैं तो एक नॉर्मल सा स्टूडेंट हूँ जो रास्ता भटक गया था, इसलिए मैं अपनी तशरीफ उठा के यहाँ से जल्दी निकल जाता हूँ। गाओ बिमिंग से कहता है कि तुम हमेशा इसी तरह की मूवमेंट में कमजोर क्यों हो जाते हो और तुम हमेशा इतनी कमजोर क्यों दिखाते हो खुद को जबकि तुम्हारे पास मेरी पावर्स हैं। बिमिंग उसे कहता है कि जरा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, अगर मैं एंट्रेंस गेट के सामने हंगामा मचाता हूँ तो मैं टीचर टियान को स्मूथली सेफ नहीं कर सकता हूँ। और क्या तुम भूल गए हो कि पूरी सिटी के अंदर कैसे वो स्पिरिचुअल जाले फैले हुए थे और शायद से वो हमारा पीछा अभी भी कर रहे होंगे, और जब से मुझे ये पावर मिली है तो ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी मैं इसको जानता था, इसीलिए मुझे खुद को लो प्रोफाइल रखना पड़ेगा ताकि मैं किसी मुसीबत में ना फंसूं। इसके बाद बिमिंग कैमरा की नजरों से बचते बजाते एक ब्लाइंड स्पॉट पे आ जाता है जहाँ पे वो अपनी डीमन पावर्स की नई स्किल को इस्तेमाल करता है और दीवार से सब कुछ सुनने की कोशिश करता है। लेकिन बिमिंग स्किल का इस्तेमाल करने के बावजूद कुछ भी सुन नहीं पाता है। गाओ से बताता है कि ये सारी एबिलिटी अभी इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनी है और वैसे भी तुम्हारे पास ज्यादा डीमन पावर नहीं बची है, और इसीलिए मैंने तुम्हें ड्रैगोनिस जू के साथ ज्वाइन करने के लिए कहा था ताकि इस तरह के मैटर को जल्दी और आसानी से सुलझाया जा सके। और गाओ बिमिंग को यह भी बताता है कि अगर उसके पास डीमन पावर खत्म हो जाती है तो वो बस एक नाकारा आदमी बन जाएगा जो खुद को ही नहीं बचा सकता है, तो दूसरों को बचाने के बारे में भूल ही जाओ। बिमिंग गाओ से कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि अगर मेरे पास एबिलिटी नहीं होती है और मैं उनको यूज नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जब तक मेरे पास मेरी फिजिकल एबिलिटी है और थोड़ी सी डीमन पावर बचती है और मैं हिल सकता हूँ तो मैं टीचर टियान को जरूर बचाऊंगा। इसके बाद बिमिंग गाओ को देखते हुए कुछ आइडिया सोचता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि बिमिंग ने गाओ का इस्तेमाल किया था दीवार को बांधने के लिए। लेकिन जब बिमिंग दीवार के पार देखता है तब उसे जन्नत दिखाई देती है और लड़कियों को भी पता चल जाता है कि कोई उनको बाहर से देख रहा है। जिसके बाद वो सभी लड़कियां ठरकी ठरकी कह के चिल्लाने लगती हैं और बाहर की तरफ जो गार्ड्स खड़े थे उन्हें भी अंदर से शोर शराबे की आवाज आने लगती है। जिसके बाद हम लोग टीचर टियान को एक ब्याज देने वाले के लीडर के साथ देखते हैं। वो लीडर टीचर टियान को बताता है कि उनके पेरेंट्स ने लीडर से काफी ज्यादा पैसे लिए थे जो कि करीब 1 मिलियन युआन के बराबर थे। लेकिन जब टीचर टियान के पेरेंट्स का जब बिजनेस था वो डूब गया तो वो ब्याज बढ़ के अब कम से कम 10 मिलियन युआन के बराबर हो गया है। और क्योंकि टीचर टियान के पेरेंट्स उस ब्याज को नहीं दे सकते थे इसीलिए वो लोग यहाँ से भाग गए। टीचर टियान को भी याद आता है कि उनके पेरेंट्स ने अपना ब्याज देने के लिए टीचर टियान से पैसों की मांग की थी, लेकिन टीचर टियान भले ही एक फेमस स्कूल की टीचर हों लेकिन इसके बावजूद उनकी सैलरी काफी कम थी और इसीलिए उनके पेरेंट्स ने टीचर टियान को इसके लिए फोर्स भी किया था कि वो अपने स्टूडेंट से पैसे वसूले उनके एग्जाम में नंबर्स बढ़ा के, लेकिन टीचर टियान ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया था। इसके बाद वो लीडर टीचर टियान से कहता है कि तुम्हारे माता पिता ने जो किया मैं उसे कंट्रोल तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम भले ही एक फेमस स्कूल की टीचर हो लेकिन तुम अपनी सारी जिंदगी उन पैसों को नहीं चुका सकती हो, तो फिर जरा बताओ कि तुम अपने पैसे कैसे चुकाओगे। और टीचर
टियान को अभी भी समझ में नहीं आता है कि उसके खुद के पेरेंट्स ने उसे धोखा कैसे दे दिया। जिसके बाद वो लीडर टीचर टियान से कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम पैसे वापस नहीं कर सकती हो, तो चलो लॉजिकली बात करते हैं। तुम एक फेमस स्कूल की टीचर हो और मैंने सुना है कि तुम्हारे स्कूल में काफी हरी भरी तितलियां रहती हैं। अगर तुम मेरे साथ काम करती हो और उन तितलियों को यहाँ पे भेजती हो तो मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा रहम खा सकता हूँ। बेसिकली ये लड़का टीचर टियान को दलाली करने के लिए कह रहा था, लेकिन टीचर टियान अपने स्टूडेंट के साथ गद्दारी नहीं कर सकती है, इसीलिए वो उसे साफ साफ मना कर देती है। और क्योंकि ये एक मानवा है तो आगे के सीन तुम्हें थोड़ा सा पता लग गया होगा। इसके बाद वो लीडर टीचर टियान से कहता है तो फिर तुम उनकी जगह लोगी। जिसके बाद वो लीडर टीचर टियान को नीचे फ्लोर पे गिरा देता है और उनके साथ वही सब करने लगता है जो बेसिकली मानवा में होता है। आई एम गेटिंग बोर्ड। जिसके बाद हम लोग बिमिंग को देखते हैं जिसको सिक्योरिटी गार्ड्स ने पकड़ लिया था और वो उसका कॉलर पकड़ के उससे कहते हैं तेरी हिम्मत कैसी हुई कि तू पूल के अंदर घुस के जन्नत के मजे लेगा। और उधर बाकी जो लड़कियां थी वो भी बिमिंग को काफी चिल्ला रही थी। बिमिंग गाँव से कहता है कि कुछ तो करो। गाँव उससे कहता है कि इस दुनिया में लड़कियां ऐसे जानवर हैं जिनको संभालना डीमन से भी ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए तुम्हारे तो कह के लगेंगे। लेकिन तभी उन सभी लोगों को टीचर टियान का भयंकर ऑरा महसूस होता है। गाँव बिमिंग को बताता है कि टीचर टियान का ऑरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और सिचुएशन हाथ से फिसलती जा रही है। बिमिंग अपने मन में सोचता है कि टीचर टियान खतरे में है और अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को देख नहीं पाऊंगा। लेकिन तभी वहाँ पे फ्लावर बॉयज में से एक लड़का आता है जो कि बिमिंग की थोड़ी सी तारीफ कर रहा था और वो आते ही सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि इस लड़के को मेरे हवाले कर दो। लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड उसकी बात नहीं मान रहे थे तो वो उन्हें घूर के देखता है जिससे वो डर के वहाँ से भाग जाते हैं। बिमिंग अपने मन में सोचता है कि ये तो उन्हीं 4 लड़कों में से एक है जो कि स्कूल गेट के बाहर सोइयो को परेशान कर रहे थे, लेकिन इसने मेरी मदद क्यों की है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लड़का बिमिंग को देख के आंख मारता है जिससे बिमिंग सोचता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है और गाँव उससे कहता है कि लड़के अपने आप को संभाल के रखो क्योंकि ये तुम्हें पसंद करने लगा है। लेकिन वो लड़कियां अभी भी शांत नहीं हुई थी और वो बिमिंग की खाल खींचने को बिल्कुल तैयार थी। लेकिन वो लड़का उन लड़कियों को शांत करता है और उनसे कहता है कि तुम लोग क्यों इस बेकार से लड़की की वजह से अपना दिमाग खराब कर रही हो। तुम सभी इतनी सुंदर हो तो किसी ने तुम्हारी सुंदरता देख ली तो इसमें क्या चला जाता है। जिससे वो लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं क्योंकि वो चिकनी चुपड़ी बातें सुनने के लिए तैयार ही थी। गाँव बिमिंग से कहता है कि उसके जैसा कमाल का बंदा तुम कभी भी उसके साथ बराबरी नहीं कर सकते हो। बिमिंग उसे कहता है कि तुम्हारी बात सही है भाई, मैं हार मंजूर करता हूँ। इसके बाद वो लड़का बिमिंग से कहता है कि अगर तुम्हें सच में लड़कियों में जरा से भी दिलचस्पी थी तो तुम मुझे बता सकते थे, तुम्हें दीवार फांद के जन्नत को देखने की क्या जरूरत थी। लेकिन बिमिंग उसे कहता है कि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। इसके बाद वो लड़का बिमिंग से पूछता है कि तुम्हारी ताकत के साथ तुम बड़ी आसानी से उन्हें हरा सकते थे तो फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। बिमिंग उससे कहता है बेसिकली वो लोग अपना जॉब ही कर रहे थे तो मैं उन्हें फालतू में क्यों मारता। इसके बाद बिमिंग उस लड़की से कहता है कि मैं फ्यूचर में तुम्हें रीपे जरूर कर दूंगा। इसके बाद वो जल्दी से टीचर टियान को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम लोग गाँव और उस लड़के को देखते हैं जो एक साथ अपने मन के अंदर सोचते हैं कि उस लड़के के साथ सच में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर हम लोग बिमिंग को देखते हैं जो कि टीचर टियान को बचाने के लिए आगे बढ़ रहा था और बिमिंग जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है तो ऑरा और भी ज्यादा शक्तिशाली होते जाता है। जिसके बाद बिमिंग उस ऑफिस के पास पहुंच गया तो बाहर 2 गार्ड्स खड़े थे जो कि उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिमिंग आगे से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और कहता है कि दफा हो जाओ। जिसके बाद हम लोग टीचर टियान को देखते हैं जो अकेली चुपचाप पड़ी थी और उनके अंदर से ऑरा अभी भी निकल रहा था। लीडर कहता है कि मुझे बस मजा आना शुरू ही हुआ था लेकिन बाहर के शोर शराबे की वजह से मेरा मजा सारा खराब हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बिमिंग वहाँ के दरवाजे को तोड़ के बिल्कुल हीरो वाली एंट्री मारता है और बिमिंग जैसे ही टीचर टियान को मार खाई हुई हालत में जमीन में पड़ा हुआ देखता है और वो ये भी देखता है कि टीचर टियान अभी भी बिमिंग की चिंता ज्यादा कर रही है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो सभी गार्ड्स आते ही बिमिंग के ऊपर बंदूक तान देते हैं। वो लीडर बिमिंग से कहता है तू कौन है बे और यहाँ पे क्या करने के लिए आया है। तू कहीं इसका स्टूडेंट तो नहीं है या फिर इसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, अब मैं तेरे सामने ही उसके साथ मजे करूंगा। इसके बाद वो लीडर बिमिंग के सामने ही टीचर टियान को लाते मारने लगता है। बिमिंग जैसे ही थोड़ा सा भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो सभी गार्ड्स उसके ऊपर गोलियां चला देते हैं और बिमिंग छल्ली छल्ली हो जाता है और बिमिंग की सारी हवा एक ही झटके में निकल जाती है। गाउ से कहता है कि बेवकूफ ऐसे हालात में सो नहीं सकते हो, जल्दी से उठो। वो लीडर बिमिंग से कहता है मुझे तो लगा था कि तुम थोड़े बहुत ताकतवर हो गए लेकिन तुम तो कुछ ही शॉट्स में ढेर हो गए। लेकिन तभी उन लोगों को कुछ अजीब सा ऑरा महसूस होता है। जिसके बाद हम लोग टीचर टियान को देखते हैं जो कतई डिप्रेशन में जा चुकी थी और वो खुद से कहती है कि मेरी वजह से एक मासूम सा लड़का मारा गया, यहाँ तक कि टीचर होने के बावजूद मैं खुद के ही स्टूडेंट को बचा नहीं सकी। तो देखो यार, मैं थोड़ा सस्पेंस न रखते हुए बता देता हूँ कि जो लड़की टीचर टियान के ऊपर कंट्रोल कर रही है ये उनकी ही जुड़वा बहन है जो कि बचपन में मारी गई थी और ये स्पॉइलर की तरह है, इसे
इसीलिए टेंशन ना लेना। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि टीचर टियान की बहन उससे कहती है, बड़ी बहन क्या तुम फिर से खुद को दोष दे रही हो? मुझे सच में तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है और मैंने काफी टाइम पहले ही तुमसे कहा था कि इस अजीब सी दुनिया का दर्द तुम्हारे अंदर झेलने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो और बस अपने बुरे विचारों को चालू रखो जिनका मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, और यही सिर्फ एक तरीका है जिससे तुम इस दुनिया में जिंदा रह सकती हो। इसके बाद लीडर अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि इस पागल औरत को जल्दी से पकड़ लो। एक गार्ड टीचर टियान को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन टीचर टियान आगे से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती हैं और उस गार्ड के हाथ को चकनाचूर कर देती हैं। और इसके बाद टीचर टियान अपनी बहन से कहती हैं, क्या तुमने इस खूबसूरत चिल्लाने की आवाज को सुना और ये कितनी प्यारी है? इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टीचर टियान अपनी छोटी बहन से कहती हैं कि तुम बस कुछ ना करो और ये बॉडी मुझे दे दो, जिसके बाद कोई भी तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग टीचर टियान के ऊपर गोलियों से शूट करने लगते हैं। लीडर उन लोगों से कहता है कि अगर तुम इसे मार दोगे तो फिर मैं अपने पैसे किससे वसूलूंगा, लेकिन हम लोग देखते हैं कि उन गोलियों का असर टीचर टियान के ऊपर होता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल प्रेशर की मदद से उन पूरी गोलियों को ही रोक लिया था। इधर गाओ बिमिंग से कहता है कि जल्दी से उठो, तुम्हारी प्यारी टीचर म्यूटेट हो गई हैं। हालांकि मैंने काफी गोलियों को पकड़ लिया था, लेकिन मैं अभी भी हिल नहीं सकता हूँ। और गाओ बिमिंग से कहता है कि तुम्हारे पास मेरी पावर है, लेकिन तुम फिर भी उनका इस्तेमाल सही से नहीं कर सकते हो। तुम बस एक फालतू बेकार से टुकड़े हो जिसका कोई भी काम नहीं है। बिमिंग उठ के कहता है कि अगर स्पिरिचुअल पावर मेरे पास ना होती तो ये गोलियां मुझे मार ही देती। गाओ से कहता है कि अभी समय खुद को दोष देने का नहीं है, जल्दी से कोई तरीका निकालो इस चीज को सॉल्व करने का। लेकिन हम लोग टीचर टियान को देखते हैं और उन्होंने तो तहलका मचा के रखा था, हर किसी को कतई तड़पा रही थी। जिसके बाद वो अपनी छोटी बहन से कहती है कि इस तरह से जीने में क्या मजा आता है, तुम हमेशा अपने ऊपर बोझ लेके चलती हो और अंधेरे का सामना खुद से करती हो और अपने से ज्यादा दूसरे लोगों के बारे में चिंता करती हो। इससे तो अच्छा ये होगा कि तुम इस बॉडी को मुझे दे दो। जिसके बाद टीचर टियान देखती है कि वो लीडर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, ये कहते हुए कि ये लड़की एक मॉन्स्टर है। लेकिन टीचर टियान की सिस्टर सामने के दरवाजे की तरफ एक डाला फेंक देती है, जिससे वो दरवाजा ब्लॉक हो जाता है। जिसके बाद टीचर टियान उसके सामने चली जाती है, जिससे वो लीडर अपने पास से गन बाहर निकाल लेता है। लेकिन टीचर टियान काफी पावरफुल थी और वो उसको गले से पकड़ लेती है और उससे कहती है कि अभी तो तुम मेरी बहन के साथ काफी मजे से पेश आ रहे थे, तो क्यों ना हम लोग एक साथ फिर से मजे करते हैं। इसके बाद टीचर टियान उसे कस के पकड़ लेती है और उससे कह देती है कि मैं अपनी बहन की तरह बिल्कुल भी कमजोर नहीं हूँ, इसीलिए मुझे हल्के में तो बिल्कुल भी मत लेना। जिससे उस लीडर की फट जाती है और वो टीचर टियान से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं बिल्कुल गलत था, मुझे बख्श दो और मैं पक्का तुम्हारे पेरेंट्स का जो कर्ज है उसे चुकता कर दूंगा। टीचर टियान उससे कहती है कि ये आइडिया तो अच्छा है, लेकिन भाड़ में जाओ। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड लेके उसके सीने के आर पार करने वाली थी, लेकिन तभी बिमिंग चिल्ला के कहता है कि टीचर टियान रुक जाइए। बिमिंग आगे कहता है, टीचर टियान वो कमीना मरने के लिए हकदार है, लेकिन अगर आप उसे ऐसे मार देंगे फिर आप कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाएंगी। टीचर टियान की बहन बिमिंग से कहती है कि मैं उसे बचा रही हूँ और अगर अब तक मैं उसे बचाती ना आती तो वैसा कोई रास्ता ही नहीं था कि उस जैसी बेवकूफ इस दुनिया के अंदर जिंदा रह सकती। बिमिंग गाओ से पूछता है क्या उसे किसी तरह के डीमन ने पोजेस किया हुआ है। गाओ से बताता है कि उसे किसी भी तरह के डीमन ने पोजेस नहीं किया हुआ है, बल्कि तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उसकी डुअल पर्सनैलिटी है जो कि इविल ऑरा से इफेक्ट होकर जाग गई है। इसके बाद बिमिंग गाओ को बताता है कि उसका दायां हाथ और दायां पैर दोनों ही डिसेबल्ड हो गए हैं। गाओ से कहता है कि अच्छा तो अब एक अच्छे बच्चे की तरह अपनी बॉडी मुझे दे दो ताकि मैं इस मुसीबत से खुद को निकाल सकूं। लेकिन मिंग गाओ से पूछता है कि तुमने कहा था कि तुम डायरेक्ट इविल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हो, तो फिर तुम करते क्यों नहीं हो, या फिर तुम बस एक्टिंग कर रहे थे। गाओ से बताता है कि इविल ऑरा ने उसे पूरी तरीके से कंट्रोल में ले लिया है, जो कि उसकी चेतना के ऊपर हावी हो चुका है, इसीलिए डायरेक्ट डार्क एनर्जी को एब्जॉर्ब करना काफी मुश्किल होगा। जिसके बाद बिमिंग समझ जाता है कि उसे क्या करना है और वो गाओ को बताता है कि वो किसी तरह से टीचर की कॉन्शियसनेस को फिर से वापस ले आएगा और उसके बाद गाओ का काम ये होगा कि वो टीचर की इविल एनर्जी को फिर से सोख ले। गाओ से कहता है कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो मुझे अपनी बॉडी दे क्यों नहीं देते हो। टीचर की पर्सनालिटी बिमिंग से कहती है कि वो तुम्हें बचाना चाहती थी, इसीलिए दूसरे शब्दों में तुम उसके कमजोरी हो और अगर मैं तुम्हें मार देती हूँ तो फिर वो अच्छे से बड़ी हो सकेगी। जिसके बाद टीचर की सिस्टर बिमिंग को अपने कब्जे में कर लेती है और बिमिंग उससे कहता है कि तुम टीचर टियान की बॉडी को फिर से उन्हें वापस कर दो। लेकिन टीचर टियान की सिस्टर बिमिंग से कहती है क्या तुम खुद को कुछ समझते भी हो,
तुम इतने कमजोर हो कि उसे बचा भी नहीं सकते हो। बिमिंग उसे कहता है कि मैं भले ही कमजोर हूँ, लेकिन मैं किसी भी कीमत पे टीचर टियान को बचाऊंगा, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था। टीचर टियान की सिस्टर बिमिंग से पूछती है कि तुम उसकी इतनी चिंता क्यों करते हो, या कहीं तुम्हारे दिल में भी तो उसके लिए कोई खास फीलिंग तो नहीं है। गाओ अपने मन में सोचता है कि ये तो काम नहीं करेगा। जिसके बाद टीचर टियान की सिस्टर बिमिंग को बताती है कि मैं उसके दिल में ये महसूस कर सकती हूँ कि उसके लिए भी तुम्हारे दिल में कोई खास फीलिंग है, और तुम्हें इस तरह से मरने देना काफी बुरा होगा और मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। जिसके बाद टीचर टियान की सिस्टर बिमिंग को पकड़ लेती है और उसके करीब जाके उससे कहती है, तो फिर मैं तुम्हारे जीवन के आखिरी समय में उसकी जगह पे तुम्हें कुछ सिखा क्यों नहीं देती हूँ। लेकिन बिमिंग उससे कहता है कि तुम टीचर टियान की बॉडी का यूज बिल्कुल भी मत करो इस तरह से। टीचर टियान की सिस्टर बिमिंग से कहती है, वाओ तुम तो काफी ज्यादा इनोसेंट हो, लेकिन तुम जितना रजिस्ट कर सकते हो उतना करो, और तुम जितना ऐसा करते जाओगे मेरी बॉडी उतनी ही ज्यादा एक्साइटेड होती जाएगी। बिमिंग अपने मन में सोचता है कि पता नहीं टीचर टियान किस चीज से गुजरी होंगी जिन्होंने इस तरह की डुअल पर्सनैलिटी को बना लिया है। और बिमिंग अभी भी उससे कहता रहता है कि तुम इस बॉडी को उन्हें वापस कर दो, और ये बॉडी तुमसे बिलोंग नहीं करती है। टीचर टियान की सिस्टर बिमिंग से कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि वो किस चीज से गुजरी होगी, और तुम्हें क्या पता है कि ये बॉडी किसकी है। इसके बाद टीचर टियान की सिस्टर बिमिंग का गला कस के दबाने लगती है, जिससे बिमिंग समझ जाता है कि उसे जल्दी करनी होगी, नहीं तो टीचर की कॉन्शियसनेस उनके पास वापस आए उससे पहले ही बिमिंग बेहोश हो जाएगा। लेकिन हम लोग गाँव को देखते हैं जो कि बिमिंग को थम्स अप करते हुए कहता है, वाह भाई तुम्हारे तो जन्नत ही जन्नत। बिमिंग उसे कहता है कि डर के कुत्ते बकवास करना बंद कर और मेरी मदद कर। तो फिर गाँव बिमिंग से कहता है कि तुम मुझे अपनी बॉडी दे क्यों नहीं देते हो, और मुझे उसके साथ पर्सनली निपटने क्यों नहीं देते हो। बिमिंग उसे कहता है कि चाहे जो भी हो जाए और भले ही मैं यहाँ पे मारा जाऊं, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें टीचर टियान के खिलाफ जाने के लिए अलाउ नहीं करूंगा। जिसके बाद बिमिंग अपने मन में सोचता है कि अब यहाँ पे सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। इसके बाद बिमिंग टीचर टियान की बहन से कहता है कि तुमने मुझसे अभी पूछा था कि मैं उनकी इतनी चिंता क्यों करता हूँ, तो फिर ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ वो राज जो मेरे दिल की गहराइयों में कतई दफन है। और दरअसल बिमिंग ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि टीचर टियान की सिस्टर बिमिंग को छू रही थी, और भले ही टीचर टियान की पर्सनालिटी उनकी असली पर्सनालिटी ना हो, लेकिन बॉडी तो उन्हीं की थी ना, बाकी तुम लोग समझदार हो। इसके बाद बिमिंग उन लोगों को बताता है कि जब वो रिहेबिलिटेशन से छूटा था तब वो बस एक नॉर्मल सा बंदा था और उसे लगा कि सब कुछ सही ही जाएगा, लेकिन जब उसने स्कूल शुरू किया तब किसी ने भी उसे नॉर्मल तरीके से बात नहीं की और बल्कि उसे इंसान भी नहीं समझा, जिससे बिमिंग फिर से डिप्रेशन में चला गया और उसने बस जीने की उम्मीद खो ही दी थी। लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने एक परी आई, यानी कि एंजल, और वो जो कि और कोई नहीं टीचर टियान थी, और उन्होंने बिमिंग से कहा था कि मुझे तुम्हारी मदद करने दो इस बुरे वक्त के दौरान। और बिमिंग कहता है कि उन सर्दियों के दिनों में उनकी मुस्कान किसी गर्म मुस्कान से कम नहीं थी जो बिल्कुल सूरज की तरह थी। जिसके बाद बिमिंग टीचर की बहन से कहता है कि टीचर टियान आपको भले ही लगे कि मैं बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, लेकिन वो दिन आपके लिए भले ही नॉर्मल दिन होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ था और मुझे आपसे कुछ कहना है। जिसके बाद बिमिंग शर्माते हुए और चिल्ला के कहता है, टीचर टियान प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए, मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा के आपको खुश रखूंगा और कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। लेकिन हम लोग गाँव को देखते हैं जो पागलों की तरह हंसने लगता है और वो बिमिंग से कहता है कि इसका क्या मतलब है कि तुम इस तरह की जगह पे ऐसे कन्फेशन कर रहे हो। बिमिंग उसे कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, मैं उनकी कॉन्शियसनेस फिर से वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन गाँव अपना हाथ जमीन पे मारते हुए कहता है, मुझे पता है लेकिन फिर भी तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि बिमिंग का तुक्का काम कर गया था और टीचर टियान फिर से अपनी चेतना में आ गई थी। और यही नहीं, टीचर टियान शर्माते हुए बिमिंग से पूछती हैं, बिमिंग क्या तुमने जो अभी कहा वो सब कुछ सच था। ओह, टीचर टियान ऑल्सो लाइक बिमिंग को देख के गाँव भी काफी हैरान हो गया था और वो कहता है, वाओ दैट वाज न्यू ट्रिक टू प्रपोज ए गर्ल। इसके बाद गाँव बिमिंग से कहता है कि उसे कस के पकड़ लो, मैं उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला हूँ। बिमिंग बिल्कुल ऐसे ही करता है और वो टीचर टियान को कस के पकड़ लेता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि टीचर टियान की सिस्टर की कॉन्शियसनेस फिर से उसके ऊपर हावी हो गई थी और वो बिमिंग से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से मुझे छोड़ो, तुम एक ही झटके में मेरी इविल एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब कर सकते हो। टीचर टियान की सिस्टर आगे कहती है कि तुम सिर्फ उसे अभी भी बचा सकते हो, लेकिन क्या तुम उसे पूरी जिंदगी बचा सकते हो? एक मैं ही हूँ जो उसे सिर्फ बचा सकती है, इसीलिए चुपचाप मुझे जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी एक ही झटके में गायब हो गई थी क्योंकि गाँव ने काफी अच्छे से उनकी इविल ऑरा को एब्जॉर्ब कर लिया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बिमिंग टीचर टियान को गोद में उठा लेता है। बिमिंग टीचर टियान से माफी भी मांगता है क्योंकि बिमिंग ने दरअसल यहाँ पे टीचर टियान का फायदा उठाया था क्योंकि उसके पास और कोई भी चारा नहीं था। लेकिन बिमिंग टीचर टियान से कहता है कि अब आप बिल्कुल आराम से आराम कर सकती हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे बाकी सारे गार्ड्स आ गए थे जिनके हाथों में मशीन गन थी और वो बिमिंग के ऊपर बिना कुछ देखे बस गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि बिमिंग ने वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल पावर को रिलीज किया था
जिससे वो सारी गोलियां बिमिंग को लगते ही नहीं है और हवा में रुक जाती हैं। इसके बाद बिमिंग उन सारी गोलियों को कंट्रोल करता है और उल्टा उन्हीं के ऊपर बैक फायर कर देता है। लेकिन बिमिंग ने उनके ऊपर कोई भी शूट नहीं किया था, बल्कि वो ऊपर जाके दीवार को लगी थी। जिसके बाद बिमिंग उन्हें घूरते हुए कहता है कि तुम सभी जिंदा रहने चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। के बाद गाओ बिमिंग से कहता है कि हमारे पास काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है, तो क्या हम बाहर चल के कुछ मजा कर सकते हैं। लेकिन बिमिंग गाओ को इसके लिए मना कर देता है और उसे बताता है कि टीचर टियान ज्यादा जरूरी है, इसीलिए हम लोगों को इन्हें सबसे पहले हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। के बाद बिमिंग बाहर जाते हुए कहता है कि मैंने इस जगह को काफी तबाह कर दिया है और मुझे उस लड़के के लिए बुरा लग रहा है और हमें उस लड़के का नाम यहाँ पे पता चल जाता है जो कि सेनलू होता है। लेकिन तभी वहाँ पे सेनलू आता है जो कि बिमिंग से कहता है कि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है और मुझे तो देख के ऐसा लगता है कि तुमने यहाँ पे काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा। उसे कहता है कि मैं टीचर को बचाते समय काफी ज्यादा लापरवाह हो गया था, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इसका रीपे तुम्हें जरूर कर दूंगा। गाओ से पूछता है कि तुम रीपे कैसे करोगे, अपनी बॉडी के साथ। सेनलू से कहता है कि हम दोनों क्लासमेट हैं, इसीलिए तुम मुझे थोड़ा सा उधार दे ही सकते हो ना। सेनलू से कहता है कि मुझे पैसों की कोई भी चिंता नहीं है। तो फिर चलो सबसे पहले हम लोग टीचर टियान को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। उसे कहता है कि तुम्हारा दिल तो सोने का है मेरे दोस्त। लेकिन गाओ अपने मन में सोचता है कि इसे पैसों की चिंता नहीं है, तो फिर इसके ऊपर शक और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बाद हम लोग देखते हैं कि सेनलू बिमिंग को रोल्स रॉयस के अंदर लेके जा रहा था जो कि गोल्डन एडिशन थे, और वो बिमिंग को यह भी बताता है कि वो तो इस कार का इस्तेमाल सब्जी लाने के लिए करता है। और हम लोग देखते हैं कि गाओ उसी कार के ऊपर बैठा हुआ था जो कि अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इसकी बातों को अच्छे से सुनता हूँ तो मुझे कोई ना कोई काम की चीज पता चल जाएगी। वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि टीचर टियान के ऊपर काफी ज्यादा घातक चोटें लगी हुई थी, लेकिन अभी उनकी स्थिति बिल्कुल स्टेबल है और वो खतरे से बाहर हैं। लूसन बिमिंग को बताता है कि टीचर सियान के ऊपर काफी ज्यादा सीरियस इंजरीज थी, लेकिन वो बिल्कुल ठीक हैं। इस पे बिमिंग कहता है कि उनके ऊपर तो बस नॉर्मल सी चोटें थी, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि वो सीरियस थी या नहीं। लेकिन लूसन मुझे जरा एक बात बताओ कि टीचर टियान के ऊपर इतना ज्यादा इविल ऑरा कैसे हावी हो गया। और बिमिंग ये पूछते हुए बिल्कुल सीरियस हो गया था। मदद बिना किसी चीज को मांगे हुए कैसे कर सकते हो, तुम जैसा समझदार इंसान तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा। गाओ से कहता है बिमिंग तुम तो सच में चालाक हो दोस्त, मुझे लगा कि तुम बेवकूफ होगे और सिचुएशन को बिल्कुल भी भाप नहीं पाओगे, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया। बिमिंग उसे कहता है क्या मुझे बेवकूफ समझ के रखा था, इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है, एक हाथ दो एक हाथ लो यहाँ चलता है और कुछ भी नहीं। सेनलू कहता है कि हाँ वो भी इस तरह की डील्स नहीं करता है। जिसके बाद वो बिमिंग की तरफ एक फोन भेजता है जिसके अंदर बिमिंग की वो फोटो थी जब वो टैक्सी को बचा रहा था। सेनलू बिमिंग से पूछता है ये तुम ही हो ना, मुझे पूरा यकीन है कि ये तुम ही हो। बिमिंग उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता है। सेनलू बिमिंग से कहता है कि तुम कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो और मैं भी कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हूँ, मैं बस एक अमीर आदमी हूँ जो कि पैदा ही अमीर हुआ है। जिसके बाद सेनलू बिमिंग को बताता है कि उसके कुछ इरादे हैं, लेकिन वो बिमिंग की पूरी तरीके से इज्जत करता है और उसकी पूजा करता है, इसलिए बिमिंग के लिए उसके कोई भी बुरे इंटेंशन नहीं है। सेनलू बिमिंग को बताता है कि बिमिंग के पास कुछ ऐसा है जो कि सेनलू के पास नहीं है। बिमिंग उससे पूछता है तो मेरे पास क्या है, तो सेनलू आगे से कहता है वो है एब्सोल्यूट पावर। इसके बाद सेनलू बिमिंग को बताता है लड़कियां और पैसा उसके पास पैदा होने से ही था, लेकिन उसके पास सिर्फ एक चीज नहीं है, वो है पावर। और पावर के बिना वो कभी भी अपने भाइयों को हरा के अपनी फैमिली का हेड नहीं बन सकता है और ना ही वो अपनी मदर का बदला ले सकता है। जिसके बाद सेनलू होश में आता है और वो बिमिंग से माफी मांगता है और कहता है कि मैं भावनाओं में बह गया था, लेकिन मुझे बस तुम्हारी पावर चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों एक टीम बन सकते हैं। बिमिंग उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन बस फेवर को लौटाने के लिए क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी। गाओ भी बिमिंग से कहता है कि इस तरह के अजीब इंसान मिलना काफी मुश्किल होता है जो कि अपनी सच्चाई खुद बता दें। लेकिन तभी उन तीनों को टीचर टियान की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जो कि शायद कोई बुरा सपना देख रही थी, और वो कहती है कि मेरी बहन मुझे छोड़ के मत जाओ। बिमिंग जाके टीचर टियान को संभालता है और सेनलू उसे बताता है क्योंकि टीचर टियान के पेरेंट्स का बिजनेस हमारे साथ था, इसीलिए हम उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। सेनलू बिमिंग को बताता है टीचर टियान की एक जुड़वा बहन भी थी जो कि डूब के पानी में मर गई थी जब वो टीचर टियान को बचाने की कोशिश कर रही थी, और ये तब की बात है जब टीचर टियान बच्ची हुआ करती थी। इससे बिमिंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह गाँव से पूछता है क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है, और बिमिंग ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उसे लगता है कि टीचर टियान को इस बात का ट्रॉमा भी हो सकता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि टीचर टियान अपना अंगूठा चूस रही थी जो कि बहुत कवाई लग रहा है। लेकिन तभी बिमिंग का फोन बजता है तो दूसरी तरफ सुयू थी जो कि बिमिंग से मदद मांगती है। बिमिंग सुयू से पूछता है कि तुम कहाँ पे हो और क्या कर रही हो, लेकिन सुयू बस आगे से मदद मांगती रहती है और इसी बीच फोन कट हो जाता है जैसा कि ड्रामा में होता है। सेनलू बिमिंग से पूछता है क्या सुयू के साथ कुछ हो गया है, क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन बिमिंग उसे ऐसा करने से मना करता है और उसे बताता है कि सुयू ने बताया था कि वो स्कूल के क्लिनिक में है। सेनलू बिमिंग से पूछता है क्या मुझे तुम्हारे साथ कुछ लोगों
को भेज देना चाहिए, लेकिन मिमिंग उसे मना कर देता है और उससे कहता है कि तुम यहीं पे रह के टीचर टियान का ख्याल रखो मेरी खातिर, और वैसे भी मैंने तुमसे काफी ज्यादा उधार ले लिए हैं, इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर और भी ज्यादा उधार करो। इसके बाद मिमिंग वहाँ से जाते हुए कहता है कि चिंता न करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। इसके बाद मिमिंग तीसरे माले से कूद जाता है और हम लोग सेनलो को देखते हैं, जो कि इस बात से काफी खुश हो गया था कि मिमिंग उसकी मदद करने के लिए राजी हो गया है। रास्ते के बीच में गाओ मिमिंग से कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुम्हें उस लू का कुत्ता बनना है तो तुम बेशक बनो, लेकिन मैं उसका कुत्ता बिल्कुल भी नहीं बनूंगा जो कि उसकी गोद में बैठेगा। मिमिंग उसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल भी ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो दूसरों के लिए टूल की तरह इस्तेमाल हो। मिमिंग गाओ को बताता है इस दुनिया में सिर्फ ताकत से ही सारी चीजें सॉल्व नहीं होती हैं, पैसा और स्टेटस काफी चीजों में काम आता है। सेनलो के पास जो चीज नहीं है वो मेरे पास है, और जो चीज मेरे पास नहीं है वो उसके पास है, इसीलिए हम दोनों एक टीम जरूर बन सकते हैं। बस उसके सामने बेवकूफ बन के ऐसा दिखाता हूँ कि मैं उसके कंट्रोल में हूँ। जिसके बाद बिमिंग वहाँ पे इस लेवल तक पहुंच चुका था कि वो अपनी पावर को भी देख सकता है कि उसके पास कितनी ज्यादा डीमन पावर बची हुई है। गाओ बिमिंग की तारीफ करता है और उससे कहता है कि तुम इतने कम टाइम में इतनी जल्दी बढ़ गए हो, अगर तुम मेरी बात मानते हो तो फिर तुम इससे ज्यादा और भी लेवल बढ़ा सकते हो जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। गाओ अपने मन में सोचता है कि जैसे ये ताकतवर होता जाएगा इसे मेरा ही फायदा होगा, भले ही मेरे पास कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, इसीलिए मुझे इसकी बातें सुननी पड़ेंगी क्योंकि यहाँ पे और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है, लेकिन फ्यूचर में मुझे कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जो मेरे ही फायदे के लिए होगा। यानी कि ये बिमिंग को दोबारा डसेगा। बिमिंग के पास अननोन नंबर से कॉल आता है जो कि बिमिंग को लगा था कि ये सुयू की तरफ से होगा, लेकिन जब बिमिंग फोन को रिसीव करता है तब वो सेनलो की तरफ से था। सेनलो बिमिंग को बताता है कि उसे एक ऐसा वीडियो मिला है जो बिमिंग की थोड़ी सी मदद कर सकता है, और जब बिमिंग उस वीडियो को देखता है तब वो वीडियो एक लाइव स्ट्रीम थी। स्ट्रीम मियाओ कर रही थी और वो असल में सोयू की क्लासमेट थी। बिमिंग उसे देखते ही पहचान लेता है कि वो कौन है। तो लाइव स्ट्रीम में बताती है कि वो यहाँ पे स्कूल में आधी रात को लाइव स्ट्रीम करने के लिए आई है क्योंकि उसे स्कूल से काफी ज्यादा अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, यानी कि वही बच्चों का डेयर करने की कोशिश जो कि तुमने मूवीज में अक्सर देखा होगा। लेकिन मियो की कुछ ज्यादा ही फटती थी, इसलिए वो अपने साथ सोयू को लेके आई थी बिकॉज ऑफ प्रोटेक्शन। बिमिंग और भी जोरों से भागता है और वो सही समय पे स्कूल में पहुंच जाता है। स्कूल में पहुंचने के बाद वो गाओ से कहता है कि जरा अपनी नाक का इस्तेमाल करो और बताओ कि सोयू कहाँ पे है, क्योंकि मैं अभी नागा की पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि नागा की पावर कुछ ज्यादा ही एनर्जी कंज्यूम करती है। गाओ को गुस्सा आ जाता है और वो बिमिंग से कहता है क्या तुम नागा की पावर को मुझसे ऊपर रख रहे हो। बिमिंग उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है मेरे बाबू, समझा करो, हम लोग अभी नागा की पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो फिर गाओ इस बात को समझ जाता है और वो बिमिंग से कहता है कि मैं इसे सिर्फ एक बार करूंगा और कुछ भी नहीं। लेकिन जब गाओ सूंघने की कोशिश करता है तब उसे कोई भी महक नहीं आती है, जिससे गाओ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। सेनलो बिमिंग के पास फिर से कॉल करता है और वो बताता है कि उसे एक दूसरा वीडियो मिला है, और जब बिमिंग उस वीडियो को देखता है तब वो मियाओ का था, जिसमें मियाओ उसे बताती है कि जो वो चीज स्कूल में ढूंढने के लिए आई थी उसे उसके सबूत मिल गए हैं। इसके बाद सोयू मियाओ को अपने साथ कहीं भी लेके जाने लगती है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि लाइव स्ट्रीम अचानक से बंद हो जाती है और हमें परछाई में 3 सर दिखाई देते हैं जो कि बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह लग रहे थे, और जितने भी व्यूअर थे उन सभी की भी फट जाती है और वो कहते हैं कि ये क्या बला है। स्ट्रीम वहीं पे बंद हो जाती है और उसी वक्त गाओ को सोयू की महक भी मिल जाती है, जिसके बाद वो दोनों भागते हुए स्कूल की एक बंद पड़ी बिल्डिंग के सामने आ जाते हैं और वो दोनों कहते हैं कि हमें यहाँ से कोई भी डिमोनिक ऑरा महसूस नहीं हो रहा है, तो फिर सोयू को सेफ जरूर होना चाहिए। लेकिन अचानक से उन दोनों के पीछे 3 सरों वाला एक डीमन डॉग आ जाता है और जिसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। और दोस्तों मुझे पता है कि ऑडियो में कुछ गड़बड़ हो रही है यार, तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि फॉल्ट कहाँ पे हो रहा है, और जैसे ही मुझे पता चलता है कि गलती कहाँ से हो रही है तो मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूंगा। तो अभी के लिए बस बियर। अक्टूबर से फॉल एनिमे सीजन शुरू होने वाला है, यानी कि अक्टूबर से नए एनिमे आएंगे, तो उन्हें एक्सप्लेन करूंगा तो बेशक थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दोनों चैनल को कंटिन्यू कर सकूं। ट्राई टू माई बेस्ट टू मेक यू हैप्पी, सो प्लीज अंडरस्टैंड माई सिचुएशन।